क्या जी बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स सब्जेक्ट में हम लोग आज देखेंगे ग्रेविटी डैम्स। तो डैम्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने डैम्स के बारे में जाना था और टाइप्स ऑफ डैम्स के बारे में जाना था। डैम से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, डैम्स के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, और डैम हमें कहाँ बनाना चाहिए, कैसे साइट सिलेक्शन करना चाहिए, कौन सा डैम हमें बनाना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमने प्रीवियस क्लास में देख रखा है। अब हम लोग ग्रेविटी डैम को देखने जा रहे हैं कि ग्रेविटी डैम होता क्या है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल अब पढ़ना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि ये ग्रेविटी डैम है क्या। मैंने पहले भी आपको बताया है, ग्रेविटी डैम का मतलब है एक ऐसा डैम जो एक्सटर्नल फोर्सेस को अपने वेट से ही रेसिस्ट कर ले। इसको समझना है तो कुछ ऐसे समझिए कि एक है जंगल, वहाँ आया हुआ है आंधी तूफान, और जंगल में है एक हाथी एक सियार। अब आया जो तूफान, सियार उड़ गया हवा में, हाँ, और हाथी बैठा का बैठा रह गया। तो क्या यहाँ से पता चलता है, हाथी क्यों बैठा का बैठा रह गया? क्योंकि हाथी अपने वेट के कारण ही सारे एक्सटर्नल फोर्सेस, जो एक्सटर्नल फोर्स दैट इज तूफान, को झेल गया। ठीक है, सियार नहीं झेल पाया, वो हवा में उड़ गया। ठीक है, तो ग्रेविटी डैम, इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रेविटी डैम होता क्या है। ठीक है, तो ग्रेविटी डैम मैं साथ साथ लिखता भी जा रहा हूँ। इज डिफाइंड as a structure which is designed in such a way that its own weight resists the external forces। ठीक है, तो ये मतलब है आपका ग्रेविटी डैम का। ठीक है, मतलब इसका खुद का वेट ही एक्सटर्नल फोर्सेस को रेसिस्ट कर लेगा। ठीक है, अब एक चीज़ जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ग्रेविटी डैम में, कि इतने इनॉर्मस वेट को झेलने के लिए आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग एनफ होना ही चाहिए। फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ। ठीक है, टू बेयर द इनॉर्मस weight of the dam। ओके, तो ग्रेविटी डैम में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो ये मैं आपको बता दूं। ग्रेविटी डैम में हम लोग बेसिकली 4 चीज़ों को पढ़ेंगे। वो 4 चीज़ें होंगी। फर्स्ट हमें देखना होगा डेफिनेशन, जो हमने देख लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं ग्रेविटी डैम के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है वो है
कि कौन कौन से मोड्स ऑफ फेलियर हैं ग्रेविटी डैम के, दैट इज मोड्स ऑफ फेलियर। ओके, एंड लास्टली इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों को हमें देखना है ग्रेविटी डैम के अंदर। एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को देखते चलेंगे। ओके, तो एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन कैसा होता है ग्रेविटी डैम का, लेट अस सी। सो नाउ let us see a typical cross section of gravity dam. Okay, देखिए एक ग्रेविटी डैम का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का होता है। ओके, ये साइड व्यू है। ठीक है, जो आपका डैम है उसका साइड व्यू आपको यहाँ से दिख रहा है। ये जो साइड है इट इज़ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम साइड। अपस्ट्रीम साइड का मतलब क्या हुआ, जो भी वाटर का फ्लो है वो इस साइड से हो रहा है। ठीक है, और ये साइड है डाउनस्ट्रीम साइड। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, बताइए वाटर का एक्यूमुलेशन किस साइड होगा, अपस्ट्रीम साइड होगा। ठीक है, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं हील। ओके, क्या बोलते हैं, हील। और जो दूसरे साइड का पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं टो। ओके, एरी और पंजा कह लीजिए, तो हील एंड टो। ठीक है, फिर इस डैम में एक और कंस्ट्रक्शन होता है, इस टाइप का। ठीक है, इसको थोड़ा और सुधार दिया जाए। ओके, ये है ड्रेनेज गैलरी। इसका काम क्या है ये भी आप लोग को बताया जाएगा। ड्रेनेज गैलरी। ओके, ओके, अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं डैम का, ये या तो स्ट्रेट हो सकता है या फिर ये स्लैंटिंग भी संभव है। ठीक है, या तो स्ट्रेट या फिर स्लैंटिंग। ओके, नाउ लेट अस सी the forces that act on a gravity dam. Okay, that is forces acting on gravity dam. कौन कौन से फोर्सेस होते हैं भैया जो ग्रेविटी डैम के ऊपर एक्ट करते हैं, तो एक एक करके उन्हें हम देख ले ज़रा। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला जो फोर्स है वो है वेट ऑफ द डैम या फिर सेल्फ वेट। ओके, वेट ऑफ द डैम या फिर सेल्फ वेट। ओके, फिर और जो फोर्स एक्ट करते हैं वो है वाटर प्रेशर। एक एक करके हम लोग देखेंगे ये फोर्सेस के बारे में डिटेल में। ठीक है,
water pressure. Then uplift pressure. Okay, then there is wave pressure. Then there is silt pressure. Okay, then there is earthquake. Forces. And lastly there is ice pressure. ओके, तो इतने सारे ये 7 फोर्सेस या प्रेशर डैम के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें से जो ऊपर के 3 आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये मेजर फोर्सेस हैं, है ना, ये मेजर फोर्सेस हैं। जो नीचे के फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, ये जो फोर्सेस हैं ये आप कह सकते हैं कि माइनर फोर्सेस हैं। ठीक है, और बहुत बार इन्हें नेगलेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, अब एक कोई पर्टिकुलर डैम है वो सिस्मिक जोन में है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है अर्थक्वेक फोर्सेस को हम लोग वहाँ काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, डिटेल में जब हम देखेंगे इसे तो और अच्छे से समझेंगे। ओके, तो एक एक करके अब हम लोग इन सारे चलिए अब हम लोग देखते हैं वेट ऑफ द डैम। ये आपके पास एक डैम हो गया। ठीक है, अब इस डैम का जो सेल्फ वेट है वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। हमें ये पता है कि यूनिट वेट इज़ इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, किसका यूनिट वेट? यूनिट वेट ऑफ द डैम, मतलब यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से वेट निकाल सकते हैं हम लोग गामा इंटू वॉल्यूम। ओके, इसका मतलब ये हुआ वेट इज इक्वल टू गामा इंटू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, अब ऐसा है कि डैम जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसमें जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द डैम, लेंथ ऑफ द डैम कहने का मतलब है ये जो पोर्शन होगा ना डैम का, ओके, लेंथ ऑफ द डैम, इसको हम लोग यूनिट ले लेते हैं 1 मीटर। ओके, और उसी की बस बात करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा वेट ऑफ द डैम? गामा इंटू एरिया, बिकॉज L इज इक्वल टू 1। ओके, तो यही हमारा वेट ऑफ द डैम, दैट इज सेल्फ वेट हो जाएगा। लेकिन अब इसके लिए हम लोग सेल्फ वेट कैसे निकालेंगे भैया? सेल्फ वेट कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि सेल्फ वेट के लिए हमें चाहिए यूनिट वेट। चलिए वो तो पता है, लेकिन एरिया, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, तो अब इस रेक्टेंगल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो वेट आ जाएगा डैम का वो आएगा गामा इंटू A1 प्लस A2 इस केस के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि इसकी एरिया A1, इसका एरिया A2। ओके, तो इस तरह हम लोग सेल्फ वेट को डिटरमिन कर सकते हैं, और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जब आगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमें सेल्फ वेट डैम का निकालना होगा। ओके, नेक्स्ट जो फोर्स है जो डैम पर एक्ट करता है वो है वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर, लेट अस सी दैट नाउ। देखिए, यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं एक डैम को।
ये हमारा हो गया एक डैम। ओके, अब क्या है, डैम के पीछे क्या है भैया, तो डैम के पीछे क्या रहता है, डैम के पीछे रहेगा वाटर स्टोर। ओके, तो ये पूरा पोर्शन में आपका पानी स्टोर है। ठीक है, अब ये जो पानी है ये लगाएगा एक फोर्स डैम के ऊपर। ठीक है, देखिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में सबने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब मुझे ज़रा बताइए कि इस पोर्शन पे कितना, अगर मैं कहूँ कि ये जो हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ वाटर, ये कैपिटल एच है। ठीक है, तो मुझे बताइए इस पोर्शन पे कितना वाटर का प्रेशर लगेगा। हमें पता है ये प्रेशर कितना लगता है भाई, P इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, या फिर गामा डब्लू इंटू एच, ये हमने पढ़ रखा है ना। ठीक है, चलिए यहाँ जब आपको पता है तो ये बताइए ऊपर टिप में कितना लगेगा, ये भी हमें पता है 0। ठीक है, तो यहाँ जो लग रहा है उसको हम एक डायग्राम के रूप में दिखा सके, तो यहाँ लग रहा है गामा डब्लू एच। ओके, और यहाँ 0। अगर मैं ये दोनों को ज्वाइन कर दूँ कुछ इस तरह, ठीक है, तो ये दिखाएगा जो वाटर प्रेशर डैम के ऊपर एक्ट हो रहा है उसको। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहूँ वाटर के कारण डैम के ऊपर, तो वो कितना होगा। रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स निकल कर आता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड इट विल बी इक्वल टू हाफ गामा डब्लू एच स्क्वायर। ओके, और ये कहाँ एक्ट होगा, ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ाई किया है उसी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए मुझे कि ये कहाँ एक्ट होगा। एक ट्रायंगल है तो उसमें कहाँ एक्ट होता है रिजल्टेंट, ये एक्ट होगा आपका नीचे से h/3 पर। ओके, और रिजल्टेंट फोर्स हाफ गामा डब्लू एच स्क्वायर। ठीक है, तो अगर एक डैम है और उसके पीछे रिजर्वायर है और रिजर्वायर में वाटर है, तो वाटर एक फोर्स लगाएगा डैम के ऊपर, और ये कितना होगा, हाफ गामा डब्लू एच स्क्वायर, और ये कहाँ लगाएगा, नीचे से h/3 डिस्टेंस पर। ओके, चलिए अब ऐसा है कि ये जो वाटर है ये डैम के सिर्फ अपस्ट्रीम साइड ही नहीं होता है ना, ये पूरी तरह पॉसिबल है कि ये डैम के डाउनस्ट्रीम साइड भी हो। ओके, जो अक्सर होता ही है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तब क्या होगा, तो हमें उसे भी कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर दैट आल्सो। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो वाटर है आपके पास वो यहाँ भी है। ठीक है, इससे हम बोलते हैं टेल वाटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेल वाटर। ठीक है, तो इस टेल वाटर के कारण भी प्रेशर होगा। ठीक है, कितना होगा भैया प्रेशर, तो अगर इस हाइट को मैं मान लूँ h डैश, उधर के हाइट को h माना था, इधर हाइट को h डैश मान लूँ। ठीक है, तो अब ज़रा बताइए कितना प्रेशर बनेगा। ठीक है, इस डायग्राम को समझाने के लिए मैंने इस तरह बना दिया है। ठीक है, ये कितना होगा भाई, ये हो जाएगा आपका गामा डब्लू एच डैश। ठीक है, और जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है कहाँ लगेगा, ये लगेगा h डैश बाई
फ्री डिस्टेंस पे, ठीक है। और ये रिजल्टेंट फोर्स होगा कितना, तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा हाफ गामा डब्लू एच डैश बाई 3 स्क्वायर। इसमें एक केस ये भी संभव है कि जो आपका डैम का अपस्ट्रीम साइड है, अगर वो थोड़ा इंक्लाइंड है, ठीक है, उस केस में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। इतना इंक्लाइंड नहीं होता है, हल्का सा ये इंक्लिनेशन होती है, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा भाई, तो इस केस में जो आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, जो हॉरिजॉन्टल लग रहा था बिल्कुल उसी तरह लगेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें देखना है कि एक वर्टिकल फोर्स भी एक्स्ट्रा एक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सी वर्टिकल फोर्स, तो यहाँ जो वाटर होगा ना इस पोर्शन पे, ये एक रिजल्टेंट फोर्स नीचे की ओर वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, जिसको हम लोग PV से डिनोट कर देंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, तो इसकी वैल्यू होगी जो भी आपका वेट ऑफ वाटर यहाँ है वही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपलिफ्ट प्रेशर। देखिए, अपलिफ्ट प्रेशर के बारे में ऐसा है कि अभी तक रिसर्च ही चल रहा है, ठीक है, कि अपलिफ्ट प्रेशर को कैसे निकाला जाए। तो अभी जो हम लोग यूज़ करेंगे वो यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन USBR, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, तो उसी का यूज़ करते हुए हम लोग बताएंगे कि अपलिफ्ट प्रेशर कितना एक्ट होगा, ओके। तो देखिए, इस रिकमेंडेशन के अनुसार जो डैम का हील है वहाँ उतना ही प्रेशर एक्ट करेगा जितना हील पर एक्ट कर रहा है वाटर प्रेशर, ओके। तो हील पर वाटर प्रेशर जो एक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, इतना ही हो रहा है ना, दैट इज गामा डब्ल्यू एच। तो जो अपलिफ्ट प्रेशर एक्ट होगा वो विल बी इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच। ये अपलिफ्ट प्रेशर है क्या, अपलिफ्ट प्रेशर का मतलब है जो वाटर फाउंडेशन में एंटर कर जाता है वो एक फोर्स ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर लगाता है स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो इसका कितना वैल्यू होगा भाई, तो हमने देखा कि इसका जो USBR के रिकमेंडेशन के अनुसार जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा गामा डब्ल्यू इंटू एच, ओके। कहाँ पर, हील पर। तो अगर मैं इसको बनाने का कोशिश करूँ तो ये जो होगा ना, इट विल बी इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच, ओके। और ठीक इसी तरह जो इसका टो है वहाँ पर ये कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू टेल वाटर के कारण जितना भी था उतना ही। तो टेल वाटर के कारण कितना था, हमने देखा था कितना था, ये था गामा डब्ल्यू एच डैश, ठीक है। टेल वाटर के कारण इतना ही था ना, गामा डब्ल्यू एच डैश। अब क्या करना है भाई, तो अब कहता है कि दोनों को मिला डालिए, ठीक है। सो ये आपको दे देगा अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है। अब हमने जब टिपिकल क्रॉस सेक्शन देख रहे थे हम लोग, तो उसमें हमने ये देखा था कि एक ड्रेनेज गैलरी है ना। तो ये ड्रेनेज गैलरी क्या है भैया, ड्रेनेज गैलरी इसीलिए बनाया जाता है कि जो अपलिफ्ट प्रेशर है उसको रिलीज़ कर सके, ठीक है, वाटर का मूवमेंट ड्रेनेज गैलरी में हो जाए और जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो अगर आपके डैम में एक ड्रेनेज गैलरी भी है तब क्या होगा, तो उसको भी ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारे डैम में एक ड्रेनेज गैलरी भी होगा तो क्या होगा भैया, ठीक है।
ड्रेनेज गैलरी कुछ इस तरह का आपका ड्रेनेज गैलरी है, ठीक है। चलिए, तो इन्हीं रिकमेंडेशंस के अनुसार अगर एक ड्रेनेज गैलरी अगर एक डैम में दिया हुआ है तो उस समय जो अपलिफ्ट प्रेशर होगा उसमें कुछ बदलाव आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का बदलाव आएगा। देखिए, जो आपका हील है वहाँ तो वो गामा WH ही रहेगा, ठीक है। जो टो है वहाँ तो ये गामा WH डैश ही रहेगा, ठीक है, वहाँ कोई अंतर नहीं है। लेकिन जहाँ पर ड्रेनेज गैलरी दी हुई है वहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, और वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगा, तो इससे तो हम मिला सकते हैं इस तरह लाइन के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ का जो वैल्यू है वो कितना होगा, तो वो होगा गामा WH डैश, ओके, प्लस द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स, ये और ये, दैट इज गामा WH माइनस गामा WH डैश, ओके। और एक चीज़ इसमें और लेना है कि ये जो हमने डिफरेंस लिया है इसका हमें करना है 1/3, ओके। तो ये अगर एक ड्रेनेज गैलरी दिया हुआ है तो उस समय हमें अपलिफ्ट प्रेशर जो निकालना है वो कुछ इस तरह निकल कर आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेव प्रेशर, ठीक है। देखते हैं भैया क्या है ये वेव प्रेशर। तो देखिए, आपका जो डैम है उसके पीछे है एक रिजर्वायर में है पानी, और मानिए चल रहा है हवा, विंड। तो ये जो विंड है ये जो वाटर के सरफेस है उसके ऊपर वेव जनरेट करेगा ना। अब ये वेव जो जनरेट होगा इसके कारण भी प्रेशर लगेगा डैम बॉडी पर, ठीक है। अब बोलिएगा सर वेव कैसे प्रेशर लगाता है, उसका अगर आप एक्सपीरियंस इसको करना चाहते हैं तो जब हाई टाइड होता है मुंबई में, है ना, तो चले जाइए कभी और किनारे खड़े हो जाइए, और उस समय जो वेव्स आते हैं समुद्र से, है ना, आएगा वेव, मारेगा तना का बिगा जाएगा 4 फीट, हाँ, तो उससे आपको मिलेगा एक्सपीरियंस कि वेव प्रेशर कैसा होता है ना। और किसी ने कहा है कि सक्सेस एक्सपीरियंस से ही मिलता है, और एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंसेस से ही मिलते हैं, है ना। तो ये आपको एक्सपीरियंस देगा वेव प्रेशर का, ठीक है। तो वेव प्रेशर के बारे में अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो वेव प्रेशर के बारे में 2-4 बातें हैं। जो ये है कि इट इज़ जनरेटेड बाय विंड्स, ठीक है। और ये विंड्स कहाँ है भाई, तो ऑन द सरफेस ऑफ रिजर्वायर, ठीक है। तो रिजर्वायर का सरफेस है उसी के ऊपर वेव प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, और वो एक्ट किस पर हो रहा है, डैम के ऊपर, ठीक है। और ये जो आपका वेव प्रेशर है ना, ये डिपेंड करता है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो भैया अपॉन वेव हाइट के ऊपर, ठीक है। वेव का हाइट कितना है, ठीक है। वेव का हाइट क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे इसे, ठीक है। देखिए, लेट अस कंसिडर अ डैम। ये हमने एक डैम को कंसिडर कर लिया, ठीक है, और उसके पीछे हमने कंसिडर कर लिया एक रिजर्वायर, ओके। अब एक आप देख रहे हो इस डैम में रिजर्वायर जो है उस पर विंड के कारण एक वेव का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है।
कंसिडर कर लीजिए इसे एक वेव, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा था वेव हाइट के बारे में, तो वो जो वेव हाइट है वो यही है, जो इस वेव का क्रेस्ट है ना और इस वेव का जो ट्रफ है, ठीक है, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं हाइट ऑफ वेव, जिसको डिनोट कर रहे हैं एच डब्ल्यू से, ठीक है। तो ऐसा पाया गया है कि ये जो हाइट होती है ना क्रेस्ट का, वो हो जाता है रिजर्वायर से ऊपर, ये होता है 2/3 HW, ठीक है। और ये जो नीचे वाला हाइट हो जाता है ये होता है जो रिजर्वायर का सरफेस है उससे 1/3 HW, ओके। चलिए, तो ये जो हाइट ऑफ वेव है, ठीक है, ये होता है इक्वल टू, सारे एम्पेरिकल फार्मूला तो यहाँ से आपको मिलेंगे, 0.032 √VF। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सारे माइनर फोर्सेस हैं। तो जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें लोग मेजर फोर्सेस, दैट इज़ अपलिफ्ट प्रेशर, सेल्फ वेट और वाटर प्रेशर को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसे देख लीजिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। इट इज़ 3/4, ओके। अगर आपका F < 32 किलोमीटर है तब, ठीक है। लेकिन अगर अब F क्या है मैं बताता हूँ आपको, ये सारे टर्म्स में बताता हूँ। ऑल्सो HW इज इक्वल टू 0.032 √VF फॉर F ग्रेटर देन 32 किलोमीटर, ठीक है। देखिए, हाइट ऑफ वेव जो है वो आपको पता है, V क्या है, कैपिटल F क्या है, इसके बारे में हमें जानना होगा, ठीक है। तो देखिए, जो आपका F है वो है फेच या फिर स्ट्रेट लेंथ ऑफ वाटर एक्सपेंस इन किलोमीटर। ये आपका जो डैम है, डैम के पीछे जो रिजर्वायर है, ठीक है, तो ये कितना लंबा है, चलते चलते यहाँ से शुरू किए, है ना। इसी को हम लोग बोल रहे हैं फेच, ठीक है, या फिर स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट लेंथ ऑफ वाटर। तो यही है F। अगर ये 32 किलोमीटर से कम है तो हमें जो HW का फॉर्मूला लगाना है वो कुछ यूँ रहेगा, ठीक है। लेकिन ये फेच या फिर स्ट्रेट लेंथ अगर 32 किलोमीटर से ज़्यादा है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ बात आता है ये V क्या है भाई, तो V है विंड वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में। मैं इन चीज़ों को यहाँ लिख दे रहा हूँ। HW is height of water from top of crest to bottom of trough in meters, ठीक है। चलिए, जो आपका V है वो है विंड वेलोसिटी, ठीक है, ये आपका किलोमीटर पर आवर में होगा। और जो आपका F है ये है फेच या फिर स्ट्रेट लेंथ ऑफ वाटर एक्सपेंस इन किलोमीटर, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है ये, ठीक है, लेकिन बट स्टिल विल हैव टू करना तो है ना। चलिए, अब इसमें ऐसा है कि द मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी
द मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू वेव एक्शन, जो वेव एक्शन हो रहा है उसके कारण मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी कुछ यूँ दिया जाता है, पी डब्ल्यू इक्वल टू 2.4, सारे एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है, इनटू एच डब्ल्यू। अब गामा डब्ल्यू क्या है भाई, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं होगा, बिल्कुल आपको पता होगा, ठीक है। गामा डब्ल्यू क्या है, दैट इज़ यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए, और जो फोर्स एक्ट करेगा वेव एक्शन के कारण वो होगा पी डब्ल्यू एंड इट विल इक्वल टू हाफ इंटू 2.4 गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू इंटू 5/3 एच डब्ल्यू विच विल बी इक्वल टू 19.62 एच डब्ल्यू स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर। और ये कहाँ पर एक्ट करेगा, एट ए डिस्टेंस 3/8 एच डब्ल्यू अबोव रिजर्वायर सरफेस, ठीक है। तो ये फार्मूला जो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, यह पूरा का पूरा जो चीज़ हमने वेव प्रेशर में देखा, इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं, ठीक है। जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें इसका कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होगा, ठीक है।